नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आपका, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हम लेंगे आपका सेट नंबर 69। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग 68 सेट कर चुके हैं और उन सेट से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए तो इस सीरीज को भी कंटिन्यू करते हैं आपके एग्जाम तक, जिसमें आपको हम मैक्सिमम लाभ दे सकें, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज भी हमने उसी जो अलग अलग देशों के संविधान हैं और उनके जो विभिन्न संवैधानिक तथ्य हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर आज हमने लिया हुआ है और उन्हीं के बेस पर हमने क्वेश्चन से भी आपको आपके लिए बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और कुछ के हमने फॉर्मेट चेंज कर दिए हैं, जिससे कि अगर बदल के क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप उसको बहुत आसानी से कर सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं? पायली, लीकॉक, ऑस्टिन या CF स्ट्रॉन्ग? पायली, लीकॉक, ऑस्टिन, CF स्ट्रॉन्ग। अब इसमें दो नाम आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए तो एक नाम तो आपको थोड़ा सा पायली कंफ्यूज कर सकता है और दूसरा आपको CF स्ट्रॉन्ग। इसीलिए मैंने पहले ही बताया आपको, जब भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें तभी जल्दबाजी ना करें। 2-4-5 मिनट आगे पीछे चल जाएगा वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पहले पढ़िए। जब भी आप देखते होंगे मैं क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ता हूं, वो सिर्फ इसलिए कि आप तब तक यहां पर कंसंट्रेट हो जाएं। अक्सर आप लोग सीधे यहीं कूद जाते हैं ऑप्शन पर और इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से आपके आंसर्स क्या होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं, कौन होगा इसमें? पायली, लीकॉक, ऑस्टिन या CF स्ट्रॉन्ग? वास्तव में कौन होगा इसमें? ऑप्शन CF स्ट्रॉन्ग, यानी ऑप्शन इसमें सही क्या हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, CF स्ट्रॉन्ग साहब ये कहते हैं दरअसल कि वास्तव में संविधान वह नियम है जो सरकार की रूपरेखा को निर्धारित करता है, यानी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही सरकार के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण होता है, सरकार के विभिन्न कार्यकलापों का निर्धारण होता है और सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही अपने जो है कार्यों का संचालन भी करती है। ठीक है, लेकिन CF स्ट्रॉन्ग के अलावा अन्य लोग भी यही सेम चीज नहीं कहते हैं। जैसे आप डाइसी की बात करते हैं, अगर हम डाइसी, ठीक है, आप जानते हैं डाइसी को, आप कई रेफरेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। डाइसी साहब ये कहते हैं कि संविधान प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग एवं वितरण की व्यवस्था। क्या कहते हैं? प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग एवं वितरण की व्यवस्था है, मतलब सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग, ठीक है, और उनके विभिन्न अधिकारों के वितरण, यानी उनको संविधान द्वारा जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न सरकारों को अधिकार दिए गए हैं, यानी संघ सरकारों को क्या अधिकार दिया गया है, प्रांतीय सरकारों को क्या अधिकार दिया गया है, और जिनको अधिकार दिया गया है, कर्तव्य दिए गए हैं, उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, ठीक है, इनके प्रयोग के बारे में कहते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग का इस संदर्भ में जो बेसिकली कहना है वह यह कहते हैं स्ट्रॉन्ग साहब कि वास्तव में संविधान जो है वह सरकार के कार्यों को सीमित करता है, क्योंकि सरकारें अक्सर क्या समझती हैं कि हमारा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र को अक्सर असीमित कर लेती है या अपने कार्यों को असीमितता तक आगे बढ़ा देती है, जो लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में, डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव में सही नहीं होता है। तो CF स्ट्रॉन्ग साहब कहते हैं कि वास्तव में संविधान क्या करता है? सरकारों के अधिकारों के या सरकारों के कार्यों को सीमित करता है और लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक भी है। ठीक, चलिए तो आंसर इसमें डी होगा। अगला क्वेश्चन, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। ठीक है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किस विचारक का है? कह रहा है कि लिखित संविधान, चाहे वो राइटिंग में हो या फिर बिना वो लिखे में हो, इनमें भेद जो है, यहां अंडरलाइन करिएगा, भेद किसका है? मात्रा का है, गुण का नहीं। भेद
मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किस विचारक का है? अरस्तु, गार्नर, जे.एस. मिल या फिर लास्की? किसका कथन है भाई ये? वास्तव में यह कथन है गार्नर का, यानी आंसर इसमें हो जाएगा बी। गार्नर क्या कहता है इस रेफरेंस में? गार्नर ये कहते हैं साहब, गार्नर साहब यहां पर ये कहते हैं कि दरअसल लिखित संविधान हो चाहे वह अलिखित संविधान हो, उनकी मात्राओं में तो अंतर हो सकता है। यानी कि लिखित संविधान है तो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, अलिखित संविधान है तो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, यानी व्यवस्थाएं कितनी लिखित हैं, कितनी अलिखित हैं, यह मात्रा की बात है। लेकिन बेसिकली संविधान जितने भी बनाए जाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो लगभग एक जैसी होती है, क्योंकि संविधान जो होते हैं वो लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में बनाए जाते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होते हैं। और अभी जैसा कि सी.एफ. स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि वास्तव में संविधान का कार्य सरकार के कार्यों को सीमित करना होता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि संविधान का मूल उद्देश्य यही है, संविधान का मूल गुण ही यही है। अब वह संविधान चाहे लिखित हो चाहे अलिखित हो, जैसा कि गार्नर साहब कहते हैं। लेकिन इस संदर्भ में कुछ लोग और भी कहते हैं, जैसे लॉर्ड ब्राइस हैं। लॉर्ड ब्राइस साहब ये कहते हैं कि संविधानों का लिखित और अलिखित रूप में वर्गीकरण पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं कि संविधानों का लिखित और अलिखित रूप में वर्गीकरण पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। मतलब क्या हुआ? यह मानते हैं कि लिखित और अलिखित संविधान की व्याख्या करना या उसमें विभेद करना या उसके बारे में चर्चा करना भी कोई महत्वहीन विषय है। क्यों? क्योंकि संविधान जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वह लिखित रूप में हो या अलिखित रूप में हो। जैसे कि वाली ब्रिटेन का संविधान है तो वह अलिखित रूप में है, लेकिन वहां संवैधानिक व्यवस्था बहुत आराम से चलती है। उसी तरह से अमेरिका का संविधान लिखित है लेकिन सबसे छोटा संविधान है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वहां के सर्वोच्च न्यायालय को ही वास्तव में उस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए विभिन्न प्रकार के विधियों का या नियमों उपनियमों का निर्धारण करने का अधिकार है। क्योंकि वहां का सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? उसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो वो विश्व का सबसे छोटा संविधान हो गया। लेकिन वही विश्व के सबसे बड़े संविधानों में भारत का संविधान आता है। तो क्या भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है तो मात्रा में सबसे बड़ा हो गया, लेकिन गुण के आधार पर क्या आप यह कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बेहतर संविधान है? तो यह कहीं ना कहीं जो है चर्चा का विषय हो सकता है कि विश्व का सबसे बेहतर संविधान है क्या या नहीं है। तो इस आधार पर हम ये यहां पर लॉर्ड ब्राइस साहब इसका कहते हैं कि यह चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर एक नाम और आता है स्ट्रॉन्ग साहब का, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सी.एफ. स्ट्रॉन्ग साहब। स्ट्रॉन्ग साहब यहां ये भी एक बात कहते हैं कि यह मिथ्य भेद है, क्योंकि कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जो पूर्ण रूप से लिखित है। स्ट्रॉन्ग साहब कहते हैं कि यह विभेद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्व का कोई भी ऐसा संविधान नहीं बना है जो पूरी तरह से क्या हो, जो पूरी तरह से लिखित हो, यानी राइटिंग में हो। अब चलिए, मैंने बताया आपको अभी अमेरिका की बात, कि अमेरिका की अगर हम बात देखें तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है और उसके जो विभिन्न प्रकार के प्रावधान है वह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितनी भी बातें संविधान में लिखी गई हैं क्या उन्हीं के आधार पर देश या समाज चलता है? तो आप यह पाएंगे कि उनके आधार पर देश या समाज नहीं चलता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संविधान में नहीं लिखी गई हैं। और सच यह भी है, जैसा कि डायसी कहता है कि सब कुछ लिखा भी नहीं जा सकता। जैसा कि डायसी कहता है कि सब कुछ लिखा नहीं जा सकता, वह यह भी कहता है, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको मैं, ध्यान दीजिएगा। वह यह भी कहता है कि वास्तव में जनता और सरकार के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें सरकार अपने आधार पर और जनता अपने आधार पर यह निर्णय लेती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर शब्द की या हर बात की व्याख्या संविधान नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी संविधान होगा वह एक लिमिटेड स्ट्रक्चर में होगा, उसके सीमित पन्ने होंगे, उसको असीमित रूप में ठहराया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा कि यह भेद ही ठीक नहीं है। लेकिन एक नाम और आता है, ठीक है, यह एक नाम क्या,
कई नाम आपको वो बता रहे हैं जो वास्तव में क्या है, इनका लिखित या अलिखित संविधान के बारे में कहते हैं, जिसमें कि गार्नर है, ब्राइस है, स्ट्रॉन्ग है, लीकॉक है, ठीक है, स्टीवर्ट हैं। इन विद्वानों ने क्या किया है, लिखित और अलिखित संविधानों के बीच विभेद करने का विरोध भी किया है। अब इसको जितना मैंने आपको बताया ये आपको भूल सकता है, इसलिए मैंने इसका एक पेज बना दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से याद करिएगा कि कौन इस बारे में क्या कहता है। लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा उसको ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा ये ध्यान दीजिएगा, गार्नर और फला फला क्या कहते हैं ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी ये लिखित और अलिखित संविधान के वर्गीकरण का विरोध करते हैं। कौन को करते हैं, गार्नर, ब्राइस, स्ट्रॉन्ग, लीकॉक और एम स्टीवर्ट, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, लिखित और अलिखित संविधान के वर्गीकरण का विरोध करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? फ्रांस, जापान, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया? निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था? यहां एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है कि वास्तव में एक ही सरकार होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, एक ही सरकार होती है और यानी केंद्र में और राज्य में, केंद्र में और प्रांत में एक ही सरकार होती है, या अगर प्रांतों में सरकार है भी तो वह नाम मात्र की सरकार होती है। पूर्णता जो शासन की संपूर्ण शक्ति होती है वह संघीय सरकार में ही केंद्रित होती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। और संघात्मक व्यवस्था हम उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें संघ की सरकार अलग होती है और प्रांत की सरकार अलग होती है। संघीय सरकार और प्रांतीय सरकार के लिए विषयों का अलग विभाजन होता है, वे अपने विषय पर कार्य करते हैं, वे अपने विषय पर कार्य करते हैं। प्रांतीय सरकारों को पर्याप्त स्वायत्तता होती है, ठीक है, कार्य करने की, यानी वह संघ सरकार के अंतर्गत रहते हुए पर्याप्त रूप में स्वतंत्र होते हैं अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, ठीक है। तो इनमें से बताइए कि किसमें एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? फ्रांस, जापान, चीन। दरअसल फ्रांस में एकात्मक व्यवस्था नहीं है यह भी कह सकते हैं, और फ्रांस में संघात्मक व्यवस्था है यह भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्रांस एकमात्र ऐसा यहां पर देश है जहां पर अर्ध संघात्मक या अर्ध एकात्मक व्यवस्था कह सकते हैं, थोड़ी सी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको मानेंगे यही कि हाँ वहां है। जापान में भी है और चीन में आप जानते हैं ही है। तो क्या नहीं है? दरअसल ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो इस आधार पर आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर डी हो जाएगा कि किस देश में एकात्मक व्यवस्था नहीं है। तो किसमें नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। जाहिर सी बात है फ्रांस, जापान और चीन इन सब में एकात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट, अच्छा कुछ यहां पर लिस्ट दिया है मैंने, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग कि विश्व के प्रमुख देशों की जो शासन प्रणालियां हैं उनके बारे में हमने यहां पर दिया हुआ है, कहां कहां पर कौन सी शासन प्रणाली। जैसे कि फ्रांस है तो फ्रांस में संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था का मिश्रण पाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वह ऐसा राज्य, ऐसा देश जिसमें कैसी व्यवस्था पाई जा रही है, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था का मिश्रण पाया जाता हो, वह कौन सा है भैया? फ्रांस है, ठीक है। तो अर्ध अक्षीय व्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? फ्रांस है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में बेसिकली क्या अंतर होता है? संसदात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। संसदात्मक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होती है, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल सर्वोच्च होता है, ठीक है। यहां संसद चाहे तो सरकार गिर भी सकती है, लेकिन वहां संसद के चाहने पर भी सरकार इतनी आसानी से गिर नहीं सकती है। जाहिर सी बात है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में स्थिरता अधिक हो सकती है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो है स्थिरता कम भी हो सकती है।
इसीलिए जब संविधान पर यह चर्चा हो रही थी कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाए या फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाए, तो वहीं पर JRD टाटा या अन्य लोगों ने अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि वह शासन में स्थिरता चाहते हैं। वैसे भी कोई भी बिजनेसमैन होगा वह शासन में स्थिरता ही चाहता है। ठीक है, ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन प्रणाली है। कनाडा में क्या भाई? संघात्मक शासन प्रणाली है। ऑस्ट्रेलिया में संसदात्मक शासन प्रणाली है। जबकि चीन में क्या है? चीन एक समाजवादी गणराज्य है, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये मैंने लिस्ट आपको दिया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। चौथा क्वेश्चन आपका है, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां उत्पन्न हुई? संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां उत्पन्न हुई? भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करने के आधार पर, सॉल्व करने के आधार पर क्वेश्चन आपका आसान है। संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहां उत्पन्न हुई? एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट कि चाइना में हुई कि ब्रिटेन में हुई कि अमेरिका में कि भारत में। क्या होगा? ब्रिटेन होगा। ठीक है, सब जानते हैं ब्रिटेन। लेकिन किन घटनाओं के परिणाम स्वरूप यह हुआ? ऐसी जो संविधान की बात होती, जो कि क्योंकि वहां का संविधान अभी भी अलिखित संविधान है, तो ऐसे में किन घटनाओं के कारण जो है ब्रिटेन में संविधान की उत्पत्ति हुई, थोड़ा इसको आप लोग जान लीजिए। दरअसल किसी भी देश में कोई नई व्यवस्था कुछ घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही होती है या परिस्थितियों के कारण ही उत्पन्न होती है। 1215 में मैग्ना कार्टा का अधिनियम आता है। वहीं पर 1215 का मैग्ना कार्टा का अधिनियम, लेकिन 1668 में जो रक्तहीन क्रांति होती है, कहां पर? ब्रिटेन में होती है। इन सब ने धीरे धीरे एक संवैधानिक शासन का स्वरूप लिया, और यह संवैधानिक शासन का स्वरूप जो कि बाद में संसदीय शासन के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, और अब संसदात्मक शासन व्यवस्था के जब जाना जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? कहीं ना कहीं संसद बनेगी। तो वेस्टर्न मॉडल भी डेवलप हुआ। इसीलिए ब्रिटेन को पूरे विश्व के संसद की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि संसद का पहला आविर्भाव जो है वो ब्रिटेन से ही माना जाता है। ठीक है ना? हाँ, अगर हम जनक की बात करते तो कुछ तथ्य आपको और याद करना चाहिए कि दरअसल आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो लिखित संविधानों में सबसे पुराना संविधान कौन सा है? अमेरिका का संविधान है। जबकि अमेरिका को यह भी याद रखिएगा कि संसदात्मक व्यवस्था का जनक तो ब्रिटेन को मानते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था का जनक जो है वह अमेरिका को माना जाता है। ठीक है, संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन में है, इसीलिए वहां पर जो प्रधानमंत्री है वह क्या है? लगभग सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहां पर है? अमेरिका में है, इसलिए वहां पर राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है? निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है? भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार का यह बड़ा पेट क्वेश्चन है, बिहार में कई बार आ चुका है ये, यूपीएससी वाले ध्यान दीजिएंगे इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व है? भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया। विचार करना है 3 पर आपको। भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया। बी होगा इसका आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, USA। दरअसल जो अमेरिकी व्यवस्था है, अमेरिकी जो संघीय व्यवस्था है, इस अमेरिकी संघीय व्यवस्था में दरअसल जो संघ में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वह बराबर रखा गया है। क्या रखा गया है? बराबर रखा गया है। जबकि अगर हम यहीं पर भारत की बात करें, ठीक है, भारत की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें अगर हम, तो यहां पर क्या रखा गया है? भिन्न रखा गया है। बराबर और भिन्न में क्या अंतर है? यहां बराबर रखा गया मतलब प्रत्येक प्रांत जो है क्या कर सकता है? संघ में 2 प्रतिनिधि भेज सकता है। यानी वहां के हाउस में प्रत्येक प्रांत से 2 सदस्य आते हैं। ठीक है, 2 मेंबर्स आ सकते हैं। ठीक, लेकिन भारत में क्या व्यवस्था है? अलग अलग राज्यों की जिनकी जैसी जैसी आबादी है उसी के आधार पर ही लोकसभा में जाते हैं
और उसी आधार पर ही राज्यसभा में भी जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भिन्न भिन्न व्यवस्था है, यही सेम व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन वहां पर कहां पर, अमेरिकी व्यवस्था में सभी राज्यों को संघ में बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। फायदा किसको है? फायदा छोटे राज्यों को है। छोटे राज्यों को भी बराबर यानी 2 का अधिकार भेजने का है, बड़े राज्यों को भी बराबर का अधिकार है, 2 ही भेज सकते हैं। तो यहां बड़े राज्यों का थोड़ा सा नुकसान है, छोटे राज्यों को लेकिन फायदा है। ठीक है, लेकिन यह व्यवस्था वहां बहुत सुचारू रूप से चल रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकसित संविधान का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन विकसित संविधान का उदाहरण है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश, भारतीय संविधान या फिर जर्मन का संविधान? बताइए भाई, पढ़ के समझिएगा। पढ़ के समझिएगा, यहां पर क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। कह रहा है कि कौन विकसित संविधान का उदाहरण है। अब यहां विकसित संविधान का मतलब क्या होता है? दरअसल विकसित से मतलब यहां पर प्रोग्रेसिव से भी है। विकसित का मतलब यहां पर डेवलप्ड से नहीं है, बल्कि प्रोग्रेसिव से भी है। यहां 2 अर्थ आप लगा सकते हैं, क्योंकि विकसित का मतलब अगर देखेंगे केवल इस आधार पर कि डेवलप्ड, जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका हो, तब स्विट्जरलैंड हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर इस विकसित का अर्थ आप प्रोग्रेसिव से लगाएंगे तो यहां पर आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। और हमारे हिसाब से इसका अर्थ क्या होगा? ब्रिटिश ही होगा, क्योंकि विकसित संविधान का मतलब है प्रोग्रेसिव, जिसमें आसानी से परिवर्तन हो सके। और आसानी से परिवर्तन कहां हो सकता है? जो अलिखित व्यवस्था हो, जहां पर परंपरा के आधार पर या आपस में अंडरस्टैंडिंग के आधार पर व्यवस्था बनने लगे, वह व्यवस्था कैसी होती है? विकसित होती है, क्योंकि यहां परिवर्तन करने के लिए बड़ा तामझाम करना पड़ेगा, जबकि वहां परिवर्तन बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। ठीक है, लेकिन किस आधार पर मैंने आपको बता दिया। अगला, हाँ चलिए भाई, कुछ यहां पर भी हमने फैक्ट दिए हुए हैं जो ब्रिटेन के संविधान के बारे में लोग कहते हैं, और यह भी आपको कुछ नए क्वेश्चंस दे देंगे। ब्रिटेन के संविधान के संबंध में प्रमुख उक्तियां जो हैं उनको समझिएगा। ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई चीज ही नहीं है, यह कहते हैं बेजहार्ट। कौन कहते हैं? बेजहार्ट कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन वहीं पर डायसी क्या कहते हैं ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटिश संविधान के बारे में? ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है। ठीक है, यानी कहते हैं कि ब्रिटिश संसद के पास इतनी पावर है कि बेसिकली वह कुछ भी कर सकती है। लेकिन वहीं पर लास्की साहब क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के निर्माण, अवधि और मरण का केंद्र बिंदु है। ठीक है, बात सही है, यही आपके भारत में भी प्रावधान है। भारत का प्रधानमंत्री भी मंत्रिमंडल के निर्माण, उसकी अवधि और यहां मरण से मतलब है संसद के कार्यकाल की, लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति या सरकार के कार्यकाल की समाप्ति। ठीक है, तो यह ब्रिटिश के बारे, ये लास्की साहब यहां ब्रिटेन के बारे में कहते हैं। और यहां पर सर थॉमस हंगरफोर्ड के बारे में ध्यान दीजिएगा। यह मैंने इसलिए वो किया है बोल्ड यहां पर, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, इसलिए आप इसको जरूर रट लीजिएगा। ठीक है, यह उत्तराखंड के भी में भी रिपीट किया गया है, झारखंड राजस्थान में भी रिपीट किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है, और बाकी एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, इसलिए दोनों रट लीजिएगा आप लोग। ब्रिटेन की संसद के स्पीकर सर थॉमस हंगरफोर्ड विश्व के पहले स्पीकर थे। विश्व के पहले स्पीकर का नाम पूछा गया कई बार। ठीक है, ब्रिटेन की संसद के स्पीकर कौन? सर थॉमस हंगरफोर्ड विश्व के कौन थे? पहले स्पीकर थे। लेकिन वहीं पर एक और तथ्य है जिसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा, जर्मनी के भूतपूर्व संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है। जर्मनी के भूतपूर्व संविधान को क्या कहते हैं भाई? वाइमर संविधान। वाइमर संविधान कहा जाता है। जर्मनी के भूतपूर्व संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर रख मत लिया करिए भैया, उसको याद किया करिए, क्योंकि हमारे मोबाइल के जमाने की एक सबसे बड़ी समस्या भी है कि रखने को तो आप बहुत कुछ रख लेते हैं मोबाइल में, पर वो पीछे पीछे भूलता चला जाता है। इसलिए कोशिश किया करिए कि कॉपी बनाइए, एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं, तो समझ लीजिएगा इसको। कॉपी बनाइए और इनको उसमें लिख डाला करिए, तो काफी हद तक तो आपको लिखते ही याद हो जाएगा।
ठीक है। और जब भी कापियां पलटेंगे आपको बहुत सारे तथ्य अपने आप आने लगेंगे, तो वह भी जो है आपको फायदा दे सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग जवान लोग हैं, जैसे चाहे मर्जी करिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहां पर मिलाना है आपको, क्या है भाई ये, अमेरिका का संविधान कब से लागू हुआ था भाई, कब से लागू हुआ था? अमेरिका का संविधान बेसिकली 1789 में लागू हुआ था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। अगर ए का थर्ड सही है तो भाई तो सीधे डी ऑप्शन आ जाना चाहिए। चलो और मिला लेते हैं। फ्रांस का संविधान कब हुआ था? फ्रांस का संविधान 4 अक्टूबर 1958 को हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में लागू हुआ था, लेकिन फ्रांस का संविधान 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ था। इसका मतलब क्या है, डी ही होगा, क्योंकि फोर्थ नहीं, फोर्थ इसमें, ठीक है, हाँ फोर्थ केवल इसी में है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, डी। अब मिला लीजिए आप लोग, अमेरिका का संविधान 1789 में लागू, फ्रांस का संविधान 4 अक्टूबर 1958, लेकिन वहीं पर ब्रिटेन का संविधान, बिल्कुल अभी मैंने बताया आपको कि घटनाक्रम के बाद ही कहीं देश का संविधान बनता है। 2 घटनाएं यहां पर बहुत हुई थी इंपॉर्टेंट, 1215 का मैग्ना कार्टा और 1628 की पिटीशन। लेकिन 1628 के पिटीशन के साथ साथ 28 नहीं है भाई, ये वास्तव में 1688 होना चाहिए, 1688, हाँ ये सही होगा, 1688 का पिटीशन। ठीक है, और चीन का संविधान, चीन का संविधान कब हुआ था भाई? दिसंबर 1982। ठीक है, दिसंबर 1982। तो यहां पर हो जाएगा आंसर डी, मिला लीजिएगा। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ, फ्रांस का संविधान 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ, ब्रिटेन का संविधान 1215 के मैग्ना कार्टा और 1688 की घटना के बाद हुआ, और जो आपका चीन का संविधान है वो दिसंबर 1982 में लागू हुआ। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे इसके बारे में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? निम्न में से कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध, विधि के शासन से, ठीक है, रूल ऑफ लॉ से घनिष्ठ संबंध रखता है? सैनिक विधि यानी मार्शल लॉ, न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद या शक्ति पृथक्करण? दरअसल अगर हम विधि के शासन के वास्तविक अर्थ को समझें तो विधि के शासन का मतलब ही होता है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। संविधानवाद है तो मतलब विधि का शासन है, विधि का शासन है मतलब संविधानवाद है। संविधान के अनुसार चलने वाली प्रक्रियाओं को ही हम क्या बोलते हैं, संविधानवाद कहते हैं। और इस आधार पर जो है अगर संविधानवाद है तो रूल ऑफ लॉ तो अपने आप ही होगा। ठीक है, इसलिए इसमें आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, सी ही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एवं प्रतिनिधि सभा द्वारा पुष्टि, कोलिजियम व्यवस्था के माध्यम से सीनेट द्वारा। अगला, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, सीनेट द्वारा पुष्टि, सीनेट द्वारा प्रस्तावित एवं पुष्टि। क्या होगा भाई? दरअसल इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? अमेरिका में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वहां यह ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति क्या करता है, बनने वाले न्यायाधीशों की नाम जो है का नाम सामने लाता है, ठीक है, उनके नाम का अनुमोदन करता है, लेकिन सीनेट जो होती है वह उस नाम की क्या करती है, पुष्टि करती है। सीनेट क्या करती है, उन नामों की पुष्टि करती है। ठीक है, अब लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सीनेट के लोग नाम का अनुमोदन नहीं कर सकते, नहीं, कभी कभी सीनेट के जो सदस्य होते हैं वे भी नाम का अनुमोदन करते हैं और राष्ट्रपति इनकी पुष्टि कर देता है। लेकिन वास्तव में प्रोसेस क्या है वहां का कि राष्ट्रपति न्यायपालिका के यानी न्यायाधीश बनने के लिए, इसके सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए राष्ट्रपति ही सबसे पहले नाम ले आता है और जो सीनियर के सदस्य होते हैं वह उसकी पुष्टि कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर
सी हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और सीनेट द्वारा क्या होगी, उसकी पुष्टि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है। ठीक है, बौद्धिक जनक, इंटेलेक्चुअल फादर। किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है? वुड्रो विल्सन, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। अब देखना पड़ेगा कि अमेरिका का संविधान बना कब, क्या उसमें वुड्रो विल्सन थे? बोलिए भाई, वुड्रो विल्सन थे या उसके बाद? आंसर होगा इसका सी, मॉन्टेस्क्यू। क्या होगा इसका आंसर? सी। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है, बौद्धिक जनक कहा जाता है। क्यों ऐसा था? दरअसल 1787 में एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम फिलाडेल्फिया सम्मेलन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फिलाडेल्फिया सम्मेलन। ठीक है, इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जब अमेरिका के संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, यानी फिलाडेल्फिया सम्मेलन से ही अमेरिकी संविधान के निर्माण के कार्य का आरंभ या प्रारंभ माना जाता है। तो वहीं पर संविधान निर्माताओं ने मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत क्या था मॉन्टेस्क्यू का? शक्ति विभाजन का सिद्धांत। क्या था? ये शक्ति केंद्रीकरण के खिलाफ थे। ये मानते थे कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और इस शक्ति विभाजन के सिद्धांत को ही अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने आधारभूत रूप में स्वीकार किया। यानी उन्होंने अमेरिकी संविधान के निर्माण के लिए जो ग्राउंड लिया, वो क्या लिया कि शक्तियों का केंद्रीकरण न होकर के शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, यानी संघ में शक्ति अलग हो और प्रांत में शक्ति अलग हो। ठीक है, इसी संदर्भ में, ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि मॉन्टेस्क्यू को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक माना जाता है। इस संदर्भ में एक नाम आता है मेडिसन का। मेडिसन साहब बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और मॉन्टेस्क्यू के बारे में क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा आप लोग। मेडिसन कहते हैं कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। क्या कहते हैं मेडिसन? कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं, यानी वह पास में नहीं थे लेकिन फिर भी हमें उनसे प्रेरणा मिल रही थी। लेकिन साथ में एक और नाम आता है फाइनर, एक और नाम आता है फाइनर। फाइनर क्या कहते हैं इस संदर्भ में ही, मॉन्टेस्क्यू के बारे में ही? फाइनर कहते हैं कि अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित विश्व में, शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है, जो कि मॉन्टेस्क्यू की मूल सोच थी, मूल अवधारणा थी। ठीक है, ये मैंने कुछ तथ्य आपको इसके बारे में और बताया। फिलहाल क्वेश्चन क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा इसका? मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन, कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? ठीक है, कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? ब्लैकस्टोन, लासवेल, सी.एफ. स्ट्रॉन्ग, के.सी. फेयर। बताओ भाई, कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? जबकि इसके बारे में पहले 2 क्वेश्चन आ चुके हैं जिसके बारे में एक्सप्लेन कर भी चुका हूं थोड़ा बहुत। अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आप लोग तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ब्लैकस्टोन, लासवेल, सी.एफ. स्ट्रॉन्ग, के.सी. फेयर संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानता। आंसर कौन होगा? क्या होगा? सी.एफ. स्ट्रॉन्ग। सी.एफ. स्ट्रॉन्ग। सी.एफ. स्ट्रॉन्ग जो है वह संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? इनका यह मानना है कि दरअसल संविधान पर आधारित शासन ही क्या है? संविधानवाद है। इनका साफ साफ मानना कि संविधान पर आधारित शासन ही संविधानवाद है, इसलिए संविधान और संविधानवाद में अंतर ही अंतरहीन है। क्या कहते हैं मॉन्टेस्क्यू? कि संविधान और संविधानवाद में अंतरहीन है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, वह कहते हैं कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों तथा दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। और साफ साफ कहते हैं कि स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुसार ही शासन का संचालन संविधानवाद है।
स्पष्ट है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। आंसर क्या होगा इसका बेटा? सी होगा। ठीक है, थोड़ा सा तथ्य को और फैक्ट्स को और कॉन्सेप्ट को मिला के पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा, और एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? फ्रांस की व्यवस्थापिका, ठीक है, एक होती है कार्यपालिका, दूसरी क्या होती है? व्यवस्थापिका। का निचला सदन कौन सा है? या व्यवस्थापिका यानी संसद कह सकते हैं आप, का निचला सदन यानी लोअर हाउस कौन सा है? सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज? चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, बताओ भाई। फ्रांस की व्यवस्थापिका का या विधायिका का निचला सदन कौन सा है? सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज? आंसर डी, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। लेकिन थोड़ा सा तथ्य आप लोग इसके बारे में और जान लीजिए। दरअसल फ्रांस की व्यवस्थापिका का जो निचला सदन है उसको चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है। चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज इसको अब नए नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? अब इसको हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, नेशनल असेंबली यानी राष्ट्रीय परिषद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं। हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं। किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह भारत में है, इंग्लैंड में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, चीन में है। कह रहा है कि हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है कहां? भारत में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है या फिर चीन में है? आंसर कुछ नहीं सोचना, ध्यान सीधे मार दीजिए। क्या होगा? सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमने अभी बताया कि जो संघीय न्यायालय है, जो संघीय न्यायालय है यानी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय है, इसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है और उस शक्ति का नाम है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। और इस जुडिशियल रिव्यू के तहत ही वह बहुत सारे निर्णय लेती है और उसके निर्णय ही कहीं ना कहीं एक तरह से संविधान बनते चले जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है, इसलिए और जो यह असीमित शक्ति है न्यायपालिका की, यह शक्ति ही कहीं ना कहीं एक तरह से संविधान बनती हुई चली जाती है। अब यह व्यवस्था कितनी अच्छी है कितनी बुरी है वो एक अलग बात है, इसके बारे में भी लोग अलग अलग विचार देते हैं। ठीक है, लेकिन इसे बहुत अच्छा माना नहीं भी जाता है क्योंकि इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दरअसल जैसे हमारे यहाँ की न्यायपालिका जो है वह क्या करती है? वह संविधान के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उस पर निर्णय देती है, जबकि अमेरिकी जो व्यवस्था है उसमें अमेरिकी न्यायालय प्राकृतिक निर्णयों के प्राकृतिक नियमों के आधार पर निर्णय देता है। तो जो मैंने बताया अभी आपको, उस संदर्भ में कुछ बातें और जान लीजिए इसके बारे में कि अमेरिकी न्यायालय की जो यह असीमित पावर है उसके बारे में जस्टिस ह्यूज साहब क्या कहते हैं? जस्टिस ह्यूज साहब कहते हैं कि हम एक संविधान के अधीन तो हैं, हम एक संविधान के अधीन तो हैं, किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। किंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। जस्टिस ह्यूज कहते हैं कि हम एक संविधान के अंतर्गत तो रहते हैं, लेकिन वास्तव में संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं। अब यह अच्छी है या बुरी है अमेरिका में फिलहाल है, लेकिन आजकल भारत में भी ठीक है कहीं ना कहीं न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय भी अपने आप को संविधान या संविधान से ऊपर कभी कभी मानने लगता है, जो हमारे जैसे देश में फिलहाल ठीक माना नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन इसी बारे में एक जस्टिस फ्रैंकफर्ट साहब हैं, जस्टिस फ्रैंकफर्टर क्या कहते हैं? जस्टिस फ्रैंकफर्टर तो काफी आगे बढ़ जाते हैं और यह कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय ही
संविधान है। कौन कहता है? अब एक क्वेश्चन बनेगा आपका, जस्टिस फ्रैंकफर्टर अमेरिकी संविधान के बारे में कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है, जबकि जस्टिस ह्यूज क्या कहते हैं? जस्टिस ह्यूज यह कहते हैं कि हम यानी अमेरिकी संविधान के अंतर्गत तो रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं, वह जो कहें वही संविधान है, ठीक है ना। या कह सकते हैं आप कि संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं, जस्टिस ह्यूज कहते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? बुर्जुआ, सर्वहारा, समाजवादी, नव लोकतांत्रिक। फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो आपको सीधे पता होगा, बुर्जुआ। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था भाई? बुर्जुआ यानी मध्य वर्ग था। आप जानते हैं फ्रांस की जो राज्य क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति थी, उस फ्रांस की क्रांति यानी 1799 से पहले की अगर हम बात करें तो उसमें उच्च वर्ग जो था, वहां पर जो पादरियों का वर्ग था वह शासन पर हावी था, लेकिन बुर्जुआ वर्ग यानी जो मध्य वर्ग था, बाद में उस क्रांति के फलस्वरूप वह शासन के में आ गया, और यही उनका उद्देश्य भी था। तो क्या हो जाएगा? फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? बुर्जुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, कोर्स के बारे में। आप लोग ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में क्लासेस कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस सुबह 7:30 बजे से चल रही है रेगुलर, और ये सूचना इसलिए दी जा रही है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जितना चाहे आप लोग पढ़ लें, जरूर पढ़िए, रिवीजन भी कर लीजिए, फायदा भी इससे आपको हो रहा होगा, लेकिन इससे फायदा बेसिकली उन्हीं को ज्यादा होगा जो पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, डीप स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का बड़ा मजा है, लेकिन बिना पढ़े मजा नहीं है, इसलिए रेगुलर स्टडी आपको चाहिए। फिलहाल पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इनके साथ साथ अभी ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मणि सर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनको लगभग इस समय एक्सपीरियंस है अप टू 25 ईयर्स का, लगभग 25 साल से ऊपर का उनको एक्सपीरियंस है ज्योग्राफी पढ़ाने का। ठीक है, तो उनकी क्लासेस भी सुबह स्टार्ट हो गई हैं, उसके लिए भी आप लोग कोचिंग के दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नंबर्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं, सब जगह नीचे नंबर स्क्रीन पर चल रहा है आपको। ठीक है, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हम लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, करा दें, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर अपना प्रचार कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लास्ट में, नौ उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है? नौ उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? नौ उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है एवं यह आधुनिक साम्राज्यवाद है। सही कह रहा है। ठीक है, नौ उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है। बात तो यह भी सही है। अच्छा, ठीक है, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा एवं उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, ठीक है, नौ उपनिवेशवाद में तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी भाई, ये खनिज संपदाओं और उपभोक्ताओं के व्यापार पर कहीं ना कहीं नियंत्रण भी कर ही लेती हैं। इसमें ये भी सही है, इसका सब सही होगा, इसमें उपर्युक्त सभी सही हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? नौ उपनिवेशवाद के संबंध में क्या सही है, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सभी सही हैं, या आप इसको ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है, तो फिलहाल ये आपके कुल 15 क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।